इससे पहले हमने आर्थिक विकास के बारे में जाना कि आर्थिक विकास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या थीं, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक क्या थे। अब हम जानेंगे कि आर्थिक विकास की माप कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इसको मापने के कुछ सूचकांक या कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास की माप एवं उसके सूचकांक में सबसे पहला उसका सूचकांक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। दूसरा आर्थिक विकास का क्राइटेरिया है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति, देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वह है देश की राष्ट्रीय आय को जब हम देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो औसत रूप में हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय से बेहतर सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है, क्योंकि यह हमें यह बताता है कि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी आय मिल रही है। तीसरा क्राइटेरिया है हमारा मानव विकास सूचकांक, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूएनओ ने यूएनडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया था, जिसके अंतर्गत हम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। यह 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला जीवन आशा। जीवन आशा या फिर जीवन प्रत्याशा, यह क्या होता है? जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय उसकी एक्सपेक्टेड एज कि वह लगभग कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, यह बात जीवन आशा से हमें पता चलती है। साथ ही साथ जीवन आशा व्यक्ति, अगर किसी देश के व्यक्ति की एवरेज एज मान लीजिए 60 इयर्स है और किसी दूसरे देश के यानी देश ए या कंट्री ए के व्यक्ति की एक्सपेक्टेड एज जो है वो 60 इयर्स है और कंट्री बी के व्यक्ति की एक्सपेक्टेड एज अगर 70 इयर्स है, तो इन दोनों को देखने से ही हमें पता चलता है कि कंट्री बी कंट्री ए से विकास में थोड़ा आगे है, क्योंकि वहाँ के नागरिकों की एक्सपेक्टेड एज ज़्यादा है। तो ये जो एक्सपेक्टेड एज है ये ज़्यादा होने का कारण कहीं ना कहीं उस देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ का ज़्यादा अच्छा होना होता है। दूसरा बिंदु है इसमें शिक्षा प्राप्ति, यानी कि शिक्षा का स्तर उस देश में कैसा है, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी दी जा रही हैं, उस देश में लिटरेसी लेवल कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि वह देश कितना विकसित है। और तीसरा क्राइटेरिया है हमारा जीवन स्तर, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है कि हम जो व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें वह किस तरह की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, क्या उन्हें स्वच्छ पेयजल मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है। इस तरह की चीज़ें उत्तम जीवन स्तर के अंतर्गत आती हैं। और उत्तम जीवन स्तर या हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी क्वालिटी अच्छी तभी हो सकती है जब हम लोगों के यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। लोगों को वास्तव में जो आय मिल रही है वह ज़्यादा मिलेगी, तभी उनका जीवन स्तर सुधर सकता है। तो इन 3 मापदंडों के आधार पर HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है यूएनओ, ठीक है, यूएनडीपी रिपोर्ट के तहत, जिसके अंतर्गत 2006 की अगर हम बात करें तो नॉर्वे का जो क्रम था वो सबसे पहले यानी टॉप पे वो देश था नॉर्वे, जहाँ पे जीवन आशा भी वहाँ की बहुत बेहतरीन थी, शिक्षा प्राप्ति का स्तर, लिटरेसी रेट वहाँ बहुत अच्छी थी, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी बेहतरीन था। तो नॉर्वे टॉप पर है। और एक बात और है कि HDI का जो इसका जो सूचकांक है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है,
ठीक है। जितना वो 0 के करीब होगा उतना ही वह देश कम विकसित माने जाएंगे, और 1 के करीब जितना जाएगा वह देश उतने ही ज़्यादा विकसित माने जाएंगे। तो नॉर्वे का जो हमारा HDI वैल्यू है वो है 0.965, जो 1 के बहुत करीब है। तो ये हमें बताती है कि नॉर्वे जो है वहाँ पर विकास की स्थिति, आर्थिक विकास की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, जिसमें HDI की जो वैल्यू है वो है 0.755, और इसका क्रम है 93 देशों की। अगर हम कुल जितने भी देश हैं उनको इसमें लिया गया है, और उसमें श्रीलंका की रैंकिंग 93rd है। उसके बाद भारत की बात हम करते हैं। भारत की HDI वैल्यू 0.611 है, और क्रम इसका 126 है। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें अगर हम, तो इसका HDI वैल्यू 0.539 है, और इसका क्रम 134 है। और चीन जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसका HDI वैल्यू 0.661 है, और उसका क्रम जो है वो है 173 2006 के अकॉर्डिंगली। अगर हम उसे, ये बहुत पुराना डेटा है, अगर इसे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंपेयर करने के लिए हमने 2017 के कुछ डेटा को लिया है, जिसमें नॉर्वे तब 2006 में भी टॉप मोस्ट पे था, और आज 2017 में भी उसकी जो स्थिति है वो वही है, कंसिस्टेंटली वो विकास की स्थिति पे है। श्रीलंका की स्थिति जो 93 रैंक पे था वो बेहतर होकर 76 हो गई है। भारत की स्थिति 126 पे था जो कि डाउन होके 130 हो गई है। और चीन जो कि 173rd पोजीशन पे था वो घट के, उसकी वैल्यू बहुत, मतलब वो उसके देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है चाइना में, जहाँ पर HDI जो है वो सुधर के 0.752 हो गया, और क्रम उसका 86 हो गया। तो इस तरीके से HDI के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कौन सा देश कितना विकास कर रहा है। जिस देश का HDI वैल्यू 0 के पास होगी वह देश कम विकसित है, और जिस देश की HDI वैल्यू 1 के आसपास होगी वह देश ज़्यादा विकसित माना जाएगा। उसके बाद बात आती है इसी की तर्ज पर, मानव विकास सूचकांक की तर्ज पर अप्रैल 2002 में भारत में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट लाई गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से 2002 में जो पहली बार ये रिपोर्ट आई, तब सर्वोच्च स्थान जो हमारे भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी रैंकिंग की गई, उनको HDI दिया गया। उसके आधार पर सर्वोच्च स्थान केरल का रहा, और जो नीचे सबसे उस क्रम में जो सबसे नीचे राज्य रहे उन्हें हम शॉर्ट में बीमारू राज्य कहते हैं। बीमारू राज्य में क्या क्या है, आपका बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, उड़ीसा आता है। 2018 में दोबारा से राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट, मतलब हर साल बनाई जाती है, तो 2018 का डेटा हमने यहाँ पे दिया है, जिसमें पहले कॉलम में हमने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के नाम लिखे हैं, और HDI वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद क्रम दिया है। तो हम देख रहे हैं कि 2018 में भी पहला जो सर्वोच्च स्थान है वो केरल का ही है। 2002 में, अप्रैल 2002 में भी केरल को सर्वोच्च स्थान मिला था, और 2018 में भी केरल को सर्वोच्च स्थान मिला है। उसके बाद चंडीगढ़ का स्थान दूसरे नंबर पे है, और बिहार की स्थिति अभी भी बहुत ही गंभीर है, जो कि 36 लेवल पर है। यह एक सोचनीय प्रश्न है कि बिहार का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। अप्रैल 2002 की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है वो बहुत निचले पायदान पे रहा, और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भी बिहार की स्थिति निचले पायदान पर ही बनी हुई है। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है। अब हम बिहार की इस दयनीय स्थिति के पीछे क्या कारण हैं, उन कारणों को जानेंगे।